नमस्कार, आदाब, भोजन संवाद में आपका स्वागत है। आज है आखिरी जुम्मा और इसका विशेष महत्व है। रमज़ान के जो पवित्र महीना होता है, उसकी विदाई का समय शुरू हो जाता है, ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और आज ही के दिन जो है अल-कुद्स दिवस मनाया जाता है, ईरान के अंदर। और जिस तरह से आज ईरान में लाखों लोग जो है सड़कों पर उतरे, केवल तेहरान में नहीं, पूरे ईरान के अंदर, तो उससे ये पता चला कि जो उसकी जो सुप्रीम लीडरशिप है, उसका कितना जबरदस्त एक मजबूत पकड़ ईरान के ऊपर है। और ये सब जो दृश्य एक तरफ हम देख रहे थे, दूसरी तरफ जो है ट्रंप का बयान आ रहा था कि जो है हम लोगों ने तो सब कुछ, नेवी भी नष्ट कर दिया, हमने सब कुछ नष्ट कर दिया और हम तो पहले ही दिन जीत गए थे। तो अब ये जो पूरा महाझूठ है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का, या जो बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से दावे करने का काम कर रहे हैं, जबकि जो सड़क के ऊपर स्थिति है वो स्थिति ये है कि जो मुश्तबा खमैनी जो सुप्रीम लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हिसाब किताब पूरा होगा। उन्होंने अपनी 3 शर्तें भी घोषित कर दी हैं। उन्होंने कहा कि आपको पूरे जो है युद्ध का मुआवजा भी आपको देना पड़ेगा, आपको जो है पूरे के पूरे गल्फ से आपको हटना भी पड़ेगा। अब तमाम इन सब के बीच में झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रंप की बुनियाद है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री की बुनियाद झूठ पर टिकी है, तो उनकी बुनियाद महाझूठ पर टिकी हुई है। वो अब ये फैला रहे हैं कि मुश्तबा खमैनी जो है वो तो घायल अवस्था में है और बहुत गंभीर हालत है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू भी गायब है, उनका भी कुछ अता पता नहीं है, ये भी खबरें चल रही हैं। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे कि जो ईरान के ऊपर जीत का जो दावा अमेरिका कर रहा है, वो कितना बड़ा महाझूठ है और वास्तव में इस समय जमीन की सच्चाई क्या है। हमारे साथ में जो पैनलिस्ट हैं उसे आपका परिचय कराता हूं। प्रोफेसर पाशा साहब हमारे साथ में बहुत दिनों के बाद लौटे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पूरा स्वस्थ होकर के आप आए हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ भी इसके लिए करते हैं। डॉक्टर सलीम खान साहब वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं और व्यास साहब जो है वो इस समय वायनाड के अंदर जो हैं, आप समझ सकते हैं कितना आनंद वाले वातावरण के अंदर हैं व्यास जी। और हमारे साथ में डॉक्टर तिवारी जी हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। सबसे पहले मैं डॉक्टर सलीम खान साहब से मैं जानना चाहूंगा कि जमीनी हालत क्या है और ये जो महाझूठ है, ये किस आधार पे हम कह रहे हैं कि ये महाझूठ है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस बात को सच मान लिया जाए तो बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं और उन सवालात का जवाब अगर हम ढूंढें तो इसका झूठ खुल जाता है। देखिए, ये जंग बुनियादी तौर से इसराइल ने शुरू की। इसराइल ने हमला किया सैयद अली खामनाई के ऊपर अमेरिका के सपोर्ट से। तो ये जंग है ईरान और इसराइल के बीच में और अमेरिका उसको, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अब सवाल ये है कि जंग में जीत हार अगर किसी की होगी तो वो इसराइल या ईरान की होगी। इसराइल तो ये दावा नहीं कर रहा है कि हम जंग जीत गए। अमेरिका दावा कर रहा है। ये इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और इनकी जो जीत की जो मनोकामना है ये बहुत अजीब है। इनकी जीत का आप जीत हार कैसे तय करेंगे? जीत हार आप इस बात से तय करेंगे कि आपने क्या लक्ष्य रखा था। ये वहां गए थे रिजीम चेंज करने के लिए, रिजीम चेंज हो गया। आप कहिए कि भाई हम रिजीम चेंज करने के लिए गए थे, रिजीम चेंज हो गया, हम जीत गए। रिजीम चेंज नहीं हुआ। ये गए थे, इन्होंने कहा था कि नई लीडरशिप आए, हमसे बात करें, हम उनसे बात करके मामला सुलझा देंगे वेनेजुएला की तरह। नई लीडरशिप नहीं आई, बातचीत नहीं हुई, जीत नहीं हुई। उसके बाद ये कहा गया कि जनता मैदान में आए और अपनी सरकार को कुचल दे और फिर हम अपने आदमी को भेजेंगे रजा शाह पहलवी के, उसको जो है
उसके बेटे को, और उसको जो है वो आप लोग अपना लीडर बना लीजिए। जनता भी नहीं आई। फिर ये है कि साहब आपने कहा कि कुर्द जो है वो बगावत कर देंगे और वो हिस्सा अलग कर लेंगे और लड़के तेहरान ले लेंगे। कुर्द ने कहा कि भैया माफ करो यार। फिर ये कहा, फिर ये कोशिश की, कहा नहीं कि अरब और ईरान आपस में लड़ पड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं यार, हमको लड़ना वड़ना नहीं है, हम लोग आपस में ठीक है। वो भी नहीं हुआ। सवाल ये कि जीत हुई कैसे? आपने उनकी चीजें तबाह की, उन्होंने आपकी चीजें तबाह की। और अगर जीत हो गई है तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये जीत हो जाती है, जो कि असंभव लग रही है फिलहाल, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि ट्रंप साहब तल अवीव आए या नेतन्याहू वाशिंगटन जाए और वो दोनों मिलकर जीत का जश्न मनाए। नेतन्याहू गायब है, अंडरग्राउंड है, बंकर के अंदर छुपा हुआ है, कई दिनों से बाहर नहीं आ रहा है। इस्राएल का रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि जंग जारी रहेगी, जंग खत्म नहीं होगी। ईरान कह रहा है कि जब तक कि हमारी शराइत पूरी नहीं होगी, हमारी शर्तों पे जंग बंद होगी, उस वक्त तक जंग बंद नहीं होगी। इस्राएल पे जबरदस्त बमबारी हो रही है, परेशान है वो लोग। तो सवाल ये है कि जीत कैसे हो गई? सिर्फ कहने से कि हम जीत गए, तो लड़े बगैर ही जीत जाते। भाई आप हमला करने के बगैर कह देते कि हमने ईरान को फतेह कर लिया है, तो फतेह हो जाता है। आपने देखा होगा एक ग्रीनलैंड का एक नक्शा इन्होंने निकाला था, उसके ऊपर ट्रंप साहब झंडा लेके खड़े थे अमेरिका का, उनके पीछे उनके फॉरेन मिनिस्टर खड़े थे, उनके पीछे उनके रक्षा मंत्री खड़े थे। और वो ड्राइंग, वो जो मैप दिखाने का मकसद ये था कि हमने ग्रीनलैंड को फतेह कर लिया। तो वैसे ही एक ईरान का झंडा लाते हैं, उसके ऊपर जो है अपनी तस्वीर लगाते, उसके ऊपर अपना झंडा लगाते और ऐलान कर देते कि भाई हम जीत गए। सच्चाई ये है कि ये खबर आई है कि ओमान के जरिए से ट्रंप इस बात की कोशिश में है कि वो ईरान को समझाएं और किसी तरह उसको जो है वो सेफ पैसेज मिले। कोई ऐसी बात कही जाए ईरान की तरफ से जिससे कि वो अपने आप को मुतमईन कर सके कि हाँ भाई हम जीत गए। और इसका बीच में एक और मिसाल देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जिस वक्त इन्होंने ये बात कही, ईरान के राष्ट्रपति ने, कि हमारे कुछ लोगों की गलती की वजह से हमारे जो पड़ोसी देशों के ऊपर हमले हुए, अब वो गलती नहीं होगी, हम उसके लिए माफी चाहते हैं। तो उस वक्त भी इसने ये कहा कि देखो उनके आगे झुक गया। अरे भाई तुम तो अपने आगे झुकाने गए थे, उनके आगे झुक गया तो क्या झुक गया? और उसमें कोई झुकाव की बात नहीं है। तो आज अमेरिका की रिपोर्ट आ गई है कि हमने जो है वो गलत निशाने पे, हमारे फौज की गलती है जो उसने उन बच्चों को मारा। तो ये माफी मांगने से और ये करने से अगर कोई जीत हार होती है तो आज अमेरिका हार गया, इसलिए कि अमेरिका ने तो ये तस्लीम कर लिया, मान्य कर लिया जो वो बच्चे जो है वो इलाक हुए थे, शहीद हुए थे। तो ये सब गीदड़ भक्तियां हैं। ट्रंप की समझ में आ गया है कि हमने गलत बिल में हाथ डाल दिया है। अब किसी तरह वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है ताकि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान की शर्तें मान ले और ये कह दे कि भैया मैं सारी बातें मान लेता हूँ लेकिन ऐलान मत करना, कम से कम मेरी इतनी इज्जत रखना, और इस तरह से ये मामला खत्म हो। सच्ची बात ये है कि अमेरिका और इस्राइल ये जंग हार चुके हैं। शुक्रिया जी, बहुत आपका शुक्रिया। हम भी यही कामना करते हैं कि अमेरिका इजराइल ने जिस तरीके का दुस्साहस किया है वो उनको वहां से लौटना पड़े। मैं व्यास जी के पास आता हूं क्योंकि व्यास जी का नेट जो है कभी भी जा भी सकता है, अभी तक नहीं गया, बहुत अच्छी बात है। व्यास जी आपसे जानना चाहूंगा, ये झूठों का कंपटीशन हो रहा है। हमारे यहाँ पर भी बाकायदा संसद को ये बताया गया कि जो है हॉर्मुज के अंदर से हमको तो पूरा रास्ता मिल गया, हमारा टैंकर तो आ गया। वहां पर ईरान ने कहा कि भाई हमने कोई किसी को जो है अनुमति नहीं दी है, वहां पे अनुमति केवल चीन के लिए है, उन्हीं के टैंकर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पूरा झूठ के ऊपर झूठ हर बार ये बोलने का काम कर रहे हैं, और वहां पर ट्रंप झूठ नहीं बोल रहे हैं और वहां पर जो है बेंजामिन नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं। तो ये झूठों का ही कॉम्पिटिशन चल रहा है और उसमें पिसा रही है ईरान की जनता
और पूरे दुनिया के लोग जो अब गैस की कमी और डीजल और पेट्रोल की कमी से जूझ रहे हैं, और 2 अरब डॉलर का तो नुकसान रोज का अमेरिका का अकेले हो रहा है इस युद्ध से। तो आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस महायुद्ध को आप? मेरी आवाज जा रही है क्या? मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? जी आ रही है, तो हम लोगों की आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मेरी आप आवाज जा आवाज रही सुन, है? जी 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 जी, आप आवाज सुनने की कोशिश ना करें, आप बोल रहे हैं अपनी बात। मुझे लगता है कि नहीं वो हो पा रहा है, तो मैं पाशा जी के पास में आता हूं और पाशा जी से मैं कहूंगा कि हेलो, मेरी आवाज जा रही है? नहीं, नहीं जा रही है। आवाज आ रही है? जी आप तो जा रही हो आपको तो फिर मैं हमारी, अपनी बात कहता हूँ। जी जी जी, आ, आपकी आवाज आ रही आपकी है। आवाज चूंकि मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर मेरी आवाज जा रही तो मैं अपनी बात कहता हूँ। जी दरअसल कहिए आप किसी अपनी भी बात। जंग में प्रोपेगेंडा का इतना ज्यादा महत्व है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये पता लगा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ट्रम्प के बारे में ये माना जाता है कि उनका बिहेवियर एग्रेसिव है और वे कब क्या कहेंगे उनका देश भी नहीं जानता। थोड़ा इसको इस रूप में समझा जाए कि उनका जो मागा है, जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स है, उनके बीच ही विचारधारा को लेकर के भी टकराहट शुरू हो गई है। एक कंजर्वेटिव कमेंटेटर है, इसका नाम है टकर कार्लसन, जो फॉक्स न्यूज में होस्ट हुआ करता था। उसने एक बहुत ही नए तरह की बात वहां पे कहनी शुरू की है, और वह बात जो कहनी शुरू की है वो ट्रम्प के विरोध में है। दरअसल जो सपोर्टर्स हैं ट्रम्प के, जो खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें एक सीनेटर है जिसका नाम है लिंडसे ग्राहम, और दूसरा है टेड क्रूज। और इसके अलावा जो इजराइल में अमेरिका का राजदूत हकाबी है वह है, और जो रूबियो है वह है। और ये लोग एक तरीके से क्रिश्चियनिटी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि ईरान पर युद्ध करना चाहिए। उसे वे ओल्ड टेस्टामेंट के हवाले से क्रिश्चियन जायनिज्म का नाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो जो इजराइल है, जो यहूदी हैं, वो चोजन पीपल है ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से, और जो स्टेट ऑफ इजराइल है, अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो ईश्वर हमारा साथ नहीं देगा। इस तरह की बातें वो प्रचारित करते पाए जा रहे हैं, और इसके आधार पर उस युद्ध को जस्टिफाई कर रहे हैं। टकर कार्लसन न्यू टेस्टामेंट का हवाला देते हुए कह रहा है कि उसमें है कि इनोसेंट्स के जब आप किल करते हो तो आप ईश्वर के खिलाफ काम करते हो। और वो कह रहा है कि जो चर्च है वही ईश्वर का प्रॉमिस है, और वो चोजन पीपल नहीं है। ये करके वहां पर एक तरीके का दोनों जो मागा के सपोर्टर्स में ही एक तरीके का विरोधाभासी स्थिति पैदा हो गई है। मुझे लगता क्या है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अमेरिका की है, उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ट्रम्प को बहुत मुश्किल हो रही है बताने के लिए कि हमने हमला क्यों किया इसराइल के कहने से। स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका के ऊपर तो ईरान के मिसाइल नहीं जा सकते, लेकिन इसराइल के जो अमेरिका के जो, मैंने बहुत पहले कहा था कि सब दलाल लोग हैं, जो गल्फ के जो स्टेट्स जो हैं, जो देश हैं, कुवैत हुआ, ओमान हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, सब दलाल हैं। और इनके यहाँ जो है सो अमेरिका के बेसेस हैं। ईरान ने इन पर हमला करना शुरू किया, उन बेसेस पर हमला शुरू करना किया, लेकिन साथ साथ कुछ सिविलियन इलाके में भी हमला शुरू हो गया। इनको बचा नहीं पा रहे हैं ट्रम्प। इसराइल पर भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, जो हिजबुल्लाह है उसकी भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, और इसराइल में भी नुकसान की खबरें हैं, लेकिन इसराइल उन खबरों को दबा रहा है। तो वैसी दशा में सवाल तो उठना लाजमी है कि ट्रम्प ने जो हमला किया इससे मिला क्या। तो ट्रम्प कभी रजीम चेंज की बात करता है, कभी कहता है उसके नेवी को बर्बाद कर दिया, कभी कहता है कि जो तेल के टैंकर्स हैं, जो जो जल डमरू मध्य वहां पे है हॉर्मुज करके, तो वहां से हम अपने मिलिट्री के द्वारा तेल के टैंकरों को ले जाएंगे, और दुनिया भर में तेल को लेकर हाहाकार मचा है। अभी 2 दिनों पहले दुर्भाग्यवश 134 देशों ने, जिसमें हमारा देश भी शामिल था और जीसीसी कंट्री शामिल थी,
उन्होंने एससी में यानी सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव दिया कि ईरान ने अपने पड़ोसियों पर हमला करना जो शुरू किया है वो उनके सॉवरेनिटी का हम का हनन है। ये नहीं कहा कि इजराइल ने और अमेरिका ने जो कुछ किया वो ईरान के सॉवरेनिटी का हनन है। यानी दूसरे शब्दों में ईरान अगर मार खाता रहे तो इन दुष्टों को खुशी है, जिसमें हमारे भी देश के माननीय लोग शामिल हैं। और अगर ईरान मारेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे सॉवरेनिटी का खतरा है। तो मुझे लगता है कि उस झूठ को जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जो रेजिम चेंज का झूठ था, जो जीत हो जाने का झूठ था, अब एक नए तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से भी एक वर्ल्ड ओपिनियन बनाने की कोशिश ईरान के खिलाफ हो रही है। क्योंकि जो तेल वाला मामला है, उस तेल वाले मामले ने तो बहुत बुरी स्थिति ला दी है। भले ही हमारी सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है एलपीजी सिलेंडर्स की। मैं जिस होटल में वायनाड में रुका हूँ, अभी 10 मिनट पहले यहाँ का मैनेजर आए थे और बोले कि साहब यहाँ पे एलपीजी गैस नहीं है, तो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कौन सा खाना बनाए जिसमें कम गैस लगे। हमने कहा जब तमाशा है, हमारी सरकार तो कह रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, और वो होम मिनिस्ट्री की ओर से एक आदेश आया हुआ है कि जो लोग कहेंगे कमी है वो रिमोट फैला रहे हैं, तो आप रिमोट फैला रहे हो। तो स्थितियां यह हो गई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये झूठ जो चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, ये जो मतलब किसी को पता नहीं कि कहां पर क्या हो रहा है, और सभी देश अपनी जीत का दावा करते रहते हैं और ट्रम्प भी करते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे लड़ाई को उनको बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि मागा को समझा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और शायद जो वहां मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है, उस मिड टर्म इलेक्शन में भी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बहुत बहुत शुक्रिया व्यास जी। पूरे देश में गैस का हाहाकार है, जैसा वायनाड में है ऐसे पूरे दक्षिण में भी है, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तो सभी जिलों में लाइनें लगी हुई हैं, और वो बहुत सब जगह के फोटोग्राफ्स जो है वायरल हो रहे हैं। 2 फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं। एक तो ये कि सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं, और दूसरा मोदी जी ने जो अपनी टेक्नोलॉजी बताई थी उसमें सब जगह जगह पर जो है वो नालों से पाइप लगा करके लोग जो है कोशिश कर रहे हैं अपना ईंधन जो है उसका उपयोग करने की। मैं आगे बढ़ता हूं, अब पाशा साहब के पास आता हूं। पाशा जी, आपने डॉक्टर सलीम खान साहब को सुना, आपने व्यास जी को सुना। आप वैश्विक मामलों के विशेषज्ञ हैं, विशेष तौर पर मिडिल ईस्ट के। आप इस युद्ध को किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं, और क्या आपको ये मतलब कोई आश्चर्य नहीं होता कि लाखों लोग सड़क पे आते हैं और अल कुद्स दिवस मनाने का काम करते हैं? फिलिस्तीन का मतलब खुद के ऊपर युद्ध हो रहा है, खुद ही मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन के साथ में खड़े हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो एक उनकी परंपरा है कि पूरे देश को सड़क पर आना ही है, अफसरों सहित। जी जी, मेरे ख्याल से म्यूट करना होगा किसी को, इको हो रहा है। जी, धन्यवाद डॉक्टर सुनीला। देखिए, डॉक्टर सलीम खान विस्तार से जो अंदरूनी हालात हैं ईरान में, रजीम चेंज और वगैरह वगैरह पूरा विस्तार से बताए हैं। और व्यास जी अमेरिका में मागा और इंटरनल सिचुएशन वो भी विस्तार से बताए हैं। लेकिन आपका जो आज का मुद्दा है उसका दूसरा भाग ये है कि जमीनी सच्चाई। तो मैं सिर्फ इस वेस्ट एशिया या खाड़ी के रीजन और ये 1 मिनट इंडिया के ऊपर एलपीजी के अलावा बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब साफ हो गई है बात कि ईरानी ड्रोन्स, मिसाइल्स जो अमेरिका के बेसिस थे इराक में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, यूएई में, ओमान में और जॉर्डन, ये सब उनके आंख निकाल दिए गए। उनका जो रेडार सिस्टम था और जो थार्ड सिस्टम था उसको बेकार कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो बहरीन में 5th फ्लीट, 5वीं फ्लीट अमेरिका की नेवी थी, वहां से तो खैर बड़े जहाज अमेरिका ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही वहां से निकाल के वो अब्राहम लिंकन के साथ जुड़ा दिया था।
लेकिन वहाँ जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, मैं गया हूँ वहाँ, नजदीक, बहुत नजदीक से गया हूँ कई बार। तो वो रिहायशी इलाके के बहुत नजदीक है, हाईवे है, और वो सभी देख सकते हैं कि रेडार कितने हैं, कितने टावर्स हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये भी जो है, जो कम्युनिकेशन हब था 71 से, और जिसके खिलाफ वहां के नेशनल असेंबली मेंबर्स बहरीन में लगातार अपोज कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को अरेस्ट करके, टॉर्चर करके भगा दिया गया बहरीन से। तो वहां मेजॉरिटी है शिया लोगों की, और वो लगातार डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस की बात कर रहे हैं। अब वो सड़कों पे आ गए हैं जब ये कम्युनिकेशन सिस्टम ईरान ने अपने मिसाइलों और ड्रोन से बर्बाद किया। तो उससे बड़ा जो नुकसान अमेरिका को हुआ है, कतार में हुआ है। अल उदैद बेस जहां थर्ड लगा हुआ था, और वो पूरे क्षेत्र में कम्युनिकेशन, मिसाइल्स, प्लेन्स, और जो भी हवाई जहाज, सिविलियन, मिलिट्री, कार्गो प्लेन वगैरह गुजरती थी, वो निगाह रखते थे। सेंट्रल एशिया से लेके, साउथ एशिया से लेके, गल्फ से लेके, इंडियन ओशन, और पूरे क्षेत्र में ईस्ट अफ्रीका तक। तो उसको भी तहस नहस कर दिया है। और वो तकरीबन 20,000 के वहाँ सिपाही थे। कुछ छुप के वहाँ कम्युनिकेशन सेंटर में काम कर रहे थे, वो भी वहां से भाग के होटलों में गए, उनको भी निशाना बनाएगा। तीसरा उनका बड़ा अड्डा था कुवैत में, जहां 12,000 सोल्जर्स थे, कम्युनिकेशन सेंटर्स थे, वगैरह वगैरह। तो पहले ही दिन ईरान ने इसको मार के उड़ा दिया, उनके बेस को, और तकरीबन 100 से ज्यादा या तो मरे हैं या तो जख्मी हुए हैं, जिनको जर्मनी और सैन एंटोनियो टेक्सास में मिलिट्री हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल कर दिया। और कई लोग कहते हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम में हैं और गंभीर तरह से वो जख्मी हैं, या तो उनको सिर पे चोट लगी है, पांव हाथ टूटे हैं, वो कभी सड़क पे चलने के लायक या सर्विस के लायक नहीं रहे। तो ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है, हर एक दिन उनके जहाज मारे जा रहे हैं कुवैत में। आज एक उनका ऑयल टैंकर जो हवाई जहाज को सप्लाई करता है, वो भी मार गिराया है बोल के वहां के मिलिशिया बोल रहे हैं। तो चौथा जो सुल्तान बेस था सऊदी अरेबिया में, उस पे भी उन्होंने हवाई हमला करके वहां का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस करके उसको भी डिसेबल कर दिया है। उसके बाद यूएई को आते हैं। यूएई में जो मेन बेस है जबल अली है, और उसके साथ जुड़े हुए हैं आसपास जो कम्युनिकेशन सेंटर थे। तो वहाँ फ्री ट्रेड जोन के इलाके में ये छुप के इतना बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम और रिफ्यूलिंग सिस्टम और प्री पोजिशनिंग ऑफ वेपन्स बनाए थे कि ईरान खुद चौंक गया। जो हवाई हमले करे ड्रोन से और मिसाइलों से, और धमाके इतने बड़े बड़े पैमाने पे हुए, जहां 1,000 से ज्यादा इंडियन कंपनीज है, डाबर से लेके मेडिसिन से लेके कपड़ों से लेके, जो वहाँ यहाँ से माल लेके पैक करते हैं, बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पूरे इलाके में, सेंट्रल एशिया से लेके ईरान, ईस्ट अफ्रीका वगैरह। वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। उसके अलावा आप देखते हैं ईरान जो ओमान का दोस्त है, जो मध्यस्थता करता था पिछले साल भी और कई सालों से JCPOA में, अब इस साल भी, तो उसके ऊपर भी वहाँ 4 अड्डे हैं अमेरिका के, मसीरा आइलैंड में और दुकाम के पास वगैरह, उस पे भी हमले हुए हैं। वो अलग बात है कि सलाला पे किसने हमला किया, जहां ऑयल डिपो जैसा तेहरान में जलाए गए थे। कई कहते हैं कि इजराइल या फॉल्स फ्लैग का हुआ है। और इन सब के अलावा आइन अल असद जो बड़ा बेस है, इरबिल जो बेस है इराक में, वहां भी भारी बमबारी करके ऑलमोस्ट क्लोज कर दिए हैं, जहां फ्रेंच भी रहते थे। तो ये सब 7 देश जो खाड़ी के हैं, उसके अलावा उर्दून में भी बड़े पैमाने पे कम से कम 150 जहाज, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स वहां रखे थे 2 बेसिस में, वो वारिफ साल्टी बेस पे और दूसरा।
तो वहां भी उन्होंने दागा है मिसाइल और उसको भी नष्ट कर दिए हैं, और वहां से पूरे हवाई जहाज अमेरिका को हटा के यूरोप या कहीं और इजराइल में भेजना पड़ा। तो ये इतने बड़े पैमाने पे जो 10-12 दिन से जो हमले हुए हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका यहाँ कई सालों तक यहाँ अपना वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बेसेस और नेवल बेसिस वगैरह, उसको स्थापित करने में पहली बार अगर वो करते हैं वो बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि ये खाड़ी के देश दोबारा अमेरिका को परमिशन देते हैं जो अभी हालात हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये ग्राउंड रियलिटी ये कोई CNN, BBC, स्काई न्यूज या दूसरे चैनल जो हैं इंडिया में भी और दूसरे देशों में भी कोई बयान नहीं कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अलावा जो अमेरिका की एम्बेसी है कुवैत में, उसको भी जला दिया गया। रियाद में, सऊदी अरेबिया में, उसको भी जला दिया गया। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एम्बेसी ही नहीं, कॉन्सुलेट को भी उन्होंने टारगेट किया। बहरीन में तो कर रहे हैं दिन रात। तो सिर्फ मिलिट्री अड्डे नहीं, एम्बेसीज नहीं, कॉन्सुलेट्स नहीं, अब उनका तीसरा निशाना IRG के मुताबिक ये है कि जो भी अमेरिकन बैंक्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसा गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है वगैरह वगैरह, उनको भी निशाना बनाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली अमेरिका की और इजराइल की मदद करते थे। लेकिन सबसे बड़ी ग्राउंड रियलिटी जो पूरी दुनिया को चौंका दी है वो ये है कि लगातार 12 दिन से इजराइल में लोग वहां शेल्टरों में पनाह लिए हैं। इतने परेशान हैं वहां, स्कूल बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, और ये इतने बड़े पैमाने पे 1000 मिसाइल्स वहां पहुंचे हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है, ये थर्ड को, आयरन डोम को, डेविड स्लिंग को बच के, तो इतने बड़े पैमाने पे जो वीडियोस आ रहे हैं, जेरूसलम पोस्ट, हारेट्स और इडियट आहरन, जो 3 बड़े अखबार हैं, वो सब अपने खुले आम बता रहे हैं कि इतने शहरी मकान वाले जो है इंश्योरेंस को क्लेम कर रहे हैं। इतने 1000 कार और व्हीकल्स बर्बाद हुए हैं, और इतने लोग जख्मी हैं, बीमार हैं इसकी वजह से, PSTD बोल के वगैरह सब। तो ईरान में बीरशीबा से लेके जो डिमोना के रिएक्टर के नजदीक है, टेल अवीव, हाइफा और नॉर्दर्न गलीलियो में, तो इन सब ठिकानों पे जो है लगातार बमबारी ईरान कर रहा है ड्रोन्स की वजह से। पहले वो ड्रोन्स भेजते हैं 50, उसके बाद जब वो एयर डिफेंस वहां का धीरे पड़ जाता है, थम जाता है, तो ये मिसाइल सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक भेजते हैं। और एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो एटमॉस्फेयर से बहुत तेजी से जो ग्राउंड पे जाता है, वो 80 माइनर बॉम्ब्स में तब्दील हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो ये बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम हो गई है वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को। तो इनको मल्टीपल एयर डिफेंस भी उनको रोक नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जो नई डेवलपमेंट है 4 दिन से, हिजबुल्ला भी इजराइल पे अटैक करने लगा है, और आज के न्यूज के मुताबिक 20 मिसाइल्स, 200 मिसाइल्स और रॉकेट्स भेजे हैं। और ध्यान दीजिए, ये अगर आपके प्रोग्राम जो शुरू हुआ 8 बजे, हिजबुल्ला अटैक करता है, तो ईरान भी उसके साथ कोऑर्डिनेट करके 8 बजे ही उसी निशानों पे, उसी टाइम पे और 4 या 5 दुगना ज्यादा ताकत से अटैक कर रहा है। मतलब ये कोऑर्डिनेटेड अटैक इजराइल कभी भी सोच नहीं सकता था, ये अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। अब पहले हूती का डर था कि वो मिसाइल इलात पे और दूसरी जगह दागेंगे बोल के, वो काफी लंबा अरसा सिलसिला चला। तो अब खुलेआम मुश्तबा खामेनी वो कह रहे हैं कि हम चाहे तो आप अगर जबरदस्ती से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहते हैं, तो हम बाबल मंदब भी क्लोज कर सकते हैं। ये ईरान का लीडर कह रहा है, जो कि पहले कभी नहीं कहा था। और आखिरी मेरी ग्राउंड रियलिटी जो बताना चाहता हूँ,
ये बहुत ही एक बड़ा जलजला आया है ईरान में, पॉलिटिकल जलजला, मिलिट्री जलजला, आइडियोलॉजिकल जलजला। अली खामेनेई जो थे वो डिसेंट्रलाइज कर दिए थे मिलिट्री सिस्टम्स को 31 प्रोविंसेस में, जहां से इंडिपेंडेंट रिएक्शन किया जा सकता है बोल के। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो शिराज से हो, इस्फहान से हो, तेहरान से हो, तबरीज से हो, या बुशैर, बंदर अब्बास वगैरह, जहाँ के मैं पूरा घूम फिर के वहां देखा हूं। तो अब 4 दिन से जो ईरान की स्ट्रैटेजी है वो पहले की तरह नहीं है, जो 10 तारीख तक थी या 9 तारीख तक। वो थी एक्शन रिएक्शन। अगर इजराइल और अमेरिका हमला करते हैं तो ईरान रिएक्ट करता था, क्योंकि अमेरिका और इजराइल शुरू किए हैं। तो अब ये मुस्तफा साहब से जब से आए हैं, ये ऑफेंसिव पे गए हैं। सिर्फ हिजबुल्लाह से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दुगना तिगना, और जो पुराने मिसाइल थे खत्म हुए या नहीं पता नहीं, लेकिन आधुनिक मिसाइल जो खुर्रम शहर और दूसरे हैं, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं डेडली फोर्स के साथ। और कोई जानता नहीं, क्योंकि पूरा खाड़ी के देशों में जो एयर डिफेंस था उसको तहस नहस कर दिया। उनका मेन मकसद था IRG का। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जीरो हो गया। और ईरान में भी जो एंटी डिफेंस मिसाइल्स थे वो उसकी भी कमी हो गई है। साउथ कोरिया से जबरन उनको डरा धमके के वहां से लाना पड़ा, यूक्रेन से लाना पड़ा, यूरोपियन नाटो डिपो से भी लाना पड़ा। तो इतनी तेजी से ईरान के मिसाइल्स वहां दागे जा रहे हैं, और हिजबुल्लाह के भी। उनका एयर डिफेंस मेरे ख्याल से कुछ दिनों के बाद बेकार हो जाएगा। तो ये जो न्यू स्ट्रैटेजी है IRG की, उसमें 2 और बातें मैं छोटी सी बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम माफी मांगते हैं, खाड़ी के देशों पे जो हमला हुआ नहीं होना चाहिए था बोल के। उसी वक्त कई IRG कमांडर्स उन्होंने कहा कि नहीं, हम खाड़ी के देशों के अमेरिका अड्डा पे जारी रखेंगे, अगर एक भी हमला होता तो हम 5 करेंगे बोल के। तो अब चूंकि खामेने के साथ हर दिन मुस्तफा मिलते थे IRG कमांडर से, जब भी न्यू अपॉइंटमेंट होता था, कुछ मीटिंग होती थी, तो उनके गहरे ताल्लुक हैं। और रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि कम से कम 12 या 16 असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स मेंबर्स ऑनलाइन में, जो बहुत बूढ़े हैं, बहुत सीनियर है, वो ऑनलाइन में बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। हम फिजिकली आके मिलना चाहते हैं, असेंबली में इलेक्ट करना चाहते हैं बोल के। दूसरी बात यह है कि 56 साल मुस्तफा से कम 28 ऐसे आयतुल्लाह उलमा हैं, हुज्जतुल इस्लाम, जो कि सीनियर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और तजुर्बा है। और सभी को लगता था कि उन्हीं में से कोई सेलेक्ट होगा। लेकिन जो अंदर की न्यूज़ आ रही है, ये IRGC के कमांडर सभी मिलके मुस्तफा हमको चाहिए बोल के उनको ऑलमोस्ट धमकी दी है, अगर आप नहीं इनको इलेक्ट करते हैं तो ये हम उनको नुमाइंदे बनाएंगे। तो अब IRGC क्यों इतना स्ट्रांग हो गया है, इसके पीछे एक कारण है। वो ये है कि 45 से 50% जो ईरान की इकोनॉमी है, जो तेल चीन को और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड है, जो इंटरनल में होटल से लेके, इंडस्ट्री से लेके, ट्रांसपोर्ट वगैरह, सब IRG के कंट्रोल में है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में नहीं है। सिपा बैंक से पूरी सैलरी अलग से देते हैं इन IRGC कमांडरों को। तो वो जैसा पाकिस्तान में आर्मी इंटरेस्टेड है कंट्रोल करने की बार बार, जैसा इजिप्ट में है, टर्की में था, तो इस तरह ये अपना कंट्रोल, असर और रसूख जो है इतना गहरा और वाइड स्प्रेड है, सिर्फ ईरान में नहीं, दुबई से लेके पूरा क्षेत्र में, टर्की में, इस्तांबुल में वगैरह, सब इनके नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुए हैं, जैसा नॉर्थ कोरिया भी करता है।
तो ये जो ऑफेंसिव पोजीशन और ये डराना धमकाना मुस्तफा के हक में, तो अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जो कि पूरी दुनिया या भारत में भी इसको संजीदगी से एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि ये ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी क्या है, IRGC ने इनको क्यों पसंद किया है और दूसरे उलमा को साइलेंस क्यों करा है। 1 मिनट में लूंगा आपका, और वो ये है कि LPG के अलावा सबसे बड़ा धक्का भारत को हुआ है फर्टिलाइजर से, क्योंकि अब सोइंग सीजन आने वाला है, उसकी कमी जो है बहुत जल्द महसूस होने वाली है। और यहाँ कर्नाटक में ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ फर्टिलाइजर 3 या 4 दिन से डिले हो गई, वहाँ पुलिस कर्फ्यू लगाना पड़ा, फायरिंग हुई, वहाँ फार्मर्स भी किसान भी मारे गए। तो आंध्र प्रदेश में भी यही हुआ। तो ये ट्रम्प के टैरिफ और ट्रेड डील जो हमारी हुकूमत ने की है, जिसमें 0% है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स और बायो प्रोडक्ट्स वगैरह सब, GI प्रोडक्ट्स, तो उससे और किसानों की हालत खस्ता होगी। और ये फर्टिलाइजर अगर गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है, जो कि मुस्तफा कहते आ रहे हैं और IRGC भी कह रहे हैं, हालांकि ट्रम्प उन्होंने कहा कि 24 घंटे में हमने 70 से ज्यादा सुरंग उड़ा दिए, लेकिन ईरान के पास 800 सुरंग है और उनके पास 3 टाइप के सुरंग है, जो गहराई में बिछाए हुए हैं, जो बीच में हैं और शैलो वाटर्स में, और तीनों को हटाना किसी एक पावर के हाथ में नहीं है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जितना ज्यादा तक बंद रहेगा, जो कि मुस्तफा कहते आ रहे हैं, अगर हमें जंग नहीं रोकेंगे और कॉम्पनसेशन और वगैरह वगैरह, तो वहां से ना तेल आएगा। 26 जहाज वहां हमारे सपड़े हुए हैं और यहाँ से भी नहीं जा रहे हैं, और तेल और गैस और फर्टिलाइजर और दूसरी चीजों की किल्लत होगी, तो भारत में काफी गंभीर परिणाम होने वाला है। और फ्लाइट्स तो आप जानते हैं बंद पड़े हैं सभी, एमिरेट्स, कतर एयरवेज, फ्लाई दुबई, कुवैत एयरवेज और कतर एयरवेज सब बंद पे। हजारों भारतीय परेशान हैं, जो कि 16 या 18 सिटीज से, शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स हुआ करती थी हर दिन 24 घंटे। तो ये सब मामला भारत के ऊपर गंभीर होना है। ये नतीजा हुआ है हमारी गवर्नमेंट इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ मिलके ईरान को अलग थलग कर दिए। कल रात 11:36 पे प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट दिया और प्रेसिडेंट को वहां के, कि ये जंग डायलॉग से, डिप्लोमेसी से सॉल्व करना है, हमारे भारतीय को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। उसमें एक भी शब्द नहीं है कि अमेरिका और इजराइल आप पे हमला कर रहे हैं, उसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि खामनेई की डेथ के ऊपर ना कंडोलेंस मेंशन है। तीसरा, जो ईरान का जहाज डुबोया गया था, उस पे भी उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। सिर्फ वो कह रहे हैं कि हमारे भारतीय सुरक्षित होना चाहिए और पीस सिक्योरिटी होना चाहिए, जबकि वो खुलेआम अमेरिका और इजराइल के साथ मिले हुए हैं। जी, माफ करता हूँ, मैं कुछ ज्यादा टाइम ले लिया। जी, आपने नहीं, आपने जो ग्राउंड रियलिटी बताई, मुझे लगता है कि भारत के मीडिया के अंदर जो है उसको लेकर के कोई चर्चा नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने बहुजन संवाद के दर्शकों को आपने ये सब ग्राउंड रियलिटी की जानकारी दी है। और मैं ये चाहूंगा कि बहुजन संवाद के जो दर्शक हैं, इस ग्राउंड रियलिटी को अधिक से अधिक प्रसारित करने का काम करें, ताकि लोगों को ये तथ्य मालूम पड़ सके। ये तथ्य मालूम पड़ना इसलिए जरूरी है कि लोगों को किसी गलतफहमी या खुशफहमी के अंदर नहीं रहना चाहिए। भक्त होना एक बात है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो पूरी दुनिया का हो रहा है, पूरे भारत का हो रहा है। जैसा अभी आपको बताया कि केवल गैस नहीं, केवल डीजल नहीं, खाद का भी संकट बहुत बड़ा गहराने वाला है। पहले ही जब जैसे नॉर्मल पोजीशन थी, तब भी हमारे यहाँ पर हजारों किसानों के ऊपर बारिश में लठ बरसा रही थी पुलिस। तो अब क्या होगा, ये कल्पना करना भी बहुत ही भयानक स्थिति है। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा
कि आपने सभी एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर जी सलीम सर। खान साहब की बात सुनी, पाशा साहब की बात सुनी, और आपने व्यास जी को सुना। आप क्या कुछ आप देख रहे हैं कि आखिरकार क्या अमेरिका और इजराइल को घुटने टेकने पड़ेंगे? कोई ना कोई समझौते का रास्ता, जैसे फिलिस्तीन के लिए रास्ता निकाला, ऐसा ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ये स्वाभाविक है, कोई बोर्ड ऑफ पीस ईरान के लिए नहीं बन सकता है। उस तरीके का दुस्साहस अमेरिका नहीं कर सकता है जो उसने फिलिस्तीन को लेके किया। जी, क्या कहेंगे आप? जी, हमारे साथियों ने काफी विस्तार से बातों को रखा है और समय भी काफी हो रहा है, तो मैं एक दंत कथा से बात को अपने समाप्त करूंगा। हमारे यहाँ एक दंत कथा प्रचलित है। जब तैमूर लंग तमाम बस्तियों को ध्वस्त करता और गिराता हुआ जा रहा था, तो चल रहा था, तो एक जगह जाकर के एक खंडहर के पास वो रुका, और जो उसका दुभाषिया था उसके साथ था। तो दो उल्लू बतिया रहे थे एक तो बबूल के पेड़ पर बैठ करके। उल्लू दोनों कुछ कुछ किए हुए थे। तो तैमूर ने पूछा कि ये क्या बात कर रहे हैं, बताओ। तो उसने कहा साहब जाने दीजिए, ऐसे ही सब बात कर रहे हैं। कहने नहीं, बताओ क्या बात कर रहे हैं। तो कहा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने नहीं, बताओ क्या बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि एक ये दोनों उल्लू हैं, और एक के पास लड़का है, एक के पास लड़की है, ये दोनों रिश्ते की बात कर रहे हैं। तो कहा तो अच्छी बात है। तो कहा नहीं, वो जो लड़के वाला वो कह रहा है कि हमको दहेज में तुम कितने खंडहर दोगे। तो दूसरा वाला कह रहा है कि मत घबराओ, तैमूर लंग जब तक है अभी हमारे यहाँ, तुम जितने कहोगे उतने खंडहर, उतने शहर, उतने नगर हम तुमको दे देंगे। तो वही स्थिति शायद अपने ट्रंप साहब की है कि वो कितने खंडहर हो जाएंगे, कितने देश इजराइल हो जाएगा। इजराइल के नेतन्याहू और ट्रंप के बीच की जो वार्तालाप है, उसमें लोग इसी में मतलब खुश हैं कि हम कितने देशों को, कितने बस्तियों को, कितने लोगों को मार डालेंगे, कितना खंडहर बना देंगे। शायद यही दावा कर रहे हैं ट्रंप साहब कि नहीं नहीं, हम जीत गए। हम जीत गए मतलब कितने खंडहर, कितना विध्वंस हम कर सकते हैं दुनिया का, कितना दुनिया को हम परेशान कर सकते हैं। शायद वही उनके वो जीत का मापदंड है। और उसमें सबसे दुखद प्रसंग ये है कि हमारा भारत भी उसमें शामिल है। भारत भी उसमें शामिल, बाजा हो गया। भारत मतलब भारत का नेतृत्व, ये तो भारत की सरकार है। अपने संसद में भी जिस तरीके से झूठ दर झूठ बोला जा रहा है, अब इससे ज्यादा विध्वंस तो कुछ नहीं हो सकता। ये दुखद प्रसंग है। लेकिन इतना तो है कि ये लोग आपस में होड़ लगी हुई है अपना ये मोदी सरकार में और अपने ट्रंप महोदय में, नेतन्याहू में, कि कौन किससे बड़ा झूठ बोल सकता है। जी सर। जी, जी बोलिए पाशा जी। आप आप म्यूट म्यूट हैं। हैं। आनंद जी, डॉक्टर आनंद जो जी, इतिहास का तैमूर लंग का बता रहे थे, मुझे मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ। जब अलेक्जेंडर सिकंदर ने पर्सिपोलिस जो ईरान का कैपिटल था, वहाँ बहुत बड़ा आलीशान, उसको तबाह करके बलूचिस्तान कोयटा के जरिए भारत के पास आया और इंडस रिवर को क्रॉस किया, तो उसके साथ दो बड़ी घटनाएं हुए। वो अनफॉर्चुनेटली मानसून सीजन में आया, जुलाई अगस्त में, और वो दोआब के रीजन्स में जो है पंजाब में, वहाँ उनके खीमे थे, कंटोनमेंट बनाए थे, और वहाँ इतने हजारों के सांप निकले। तो ये परेशान होके वहाँ के कमांडर्स जो है, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे नहीं। जब ये सब मामला बारिश का सब थम गया, तो अलेक्जेंडर ने आगे पहुंचा। कोई खरिया है हिमाचल में, जहां अभी भी लोग ग्रीक बोलते हैं, वहीं के एथनिकली रेशियली हैं। तो वहां पहुंचा अपनी फौज को लेके। तो वहां उन्होंने कहा कि इस जंगल से मत जाइए, वहां एक साधु रहते हैं, वो हर दिन मेडिटेशन करते हैं बोल के। तो अलेक्जेंडर ने कहा कि आप साधु को बुलाइए, मैं जाना चाहता हूँ, उस रास्ते से शॉर्टकट है, मुझे जाना है। तो लोगों ने कहा कि वो किसी की बात नहीं मानते। तो साधु के पास डर डर के कुछ लोग गए, उनके जो करीबी दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, अलेक्जेंडर आपको निमंत्रण दे रहा है मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा, उसको अगर चाहिए तो यहाँ बुलाओ। तो ये बहुत ही रिलक्टेंट जो है, वहाँ वो साधु के पास गया, वो मेडिटेशन जो थे, तो उसको सब पता था साधु को कि क्या क्या किया है ईरान में, इजिप्ट में, सीरिया में, इराक में वगैरह, तहस नहस करा है, जो
आनंद साहब तिवारी जी जिक्र कर रहे थे कि इतना बर्बादी मचाया, तो उसने पूछा कि ये बहुत आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काम किया है आपने, आप पूरे दुनिया पे फतह कर लिए हैं, इतने बड़े-बड़े एम्पायर्स को फतह कर लिए हैं। जब आप नहीं रहेंगे, आपकी जब वफात होगी, आप इतने बड़े एम्पायर्स को लेके, इतने बड़े देशों को कॉन्कर करके आपको दफनाया जाएगा कितने एरिया में? तो अपनी तलवार से उसने एक 2 मीटर या 3 मीटर या 1 मीटर का दायरा बताया। तो उसने कहा कि अगर आप मर गए तो इसी में दफन होगा। आप इतने बड़े एम्पायर्स ईरान से लेके सभी देशों को आप अपने कब्र में नहीं जाएंगे। तो ये घटना से जो है वो अलेक्जेंडर जंग लड़ना अशोका द ग्रेट की सरकार छोड़ दिया और वापस चला गया। और जो बचे कुछ कमांडर्स थे वो छोटे-छोटे एम्पायर्स में, ईरान में, अफगानिस्तान में, भारत में रूल करते रहे। तो ये सच्ची घटना है। कोई भी हिस्ट्री बुक आप लेके देखिए, ये ऐसा हुआ है। अलेक्जेंडर ने इंडिया को आके कहीं नहीं गया। उसको पूरा इंडिया कॉन्कर करना था क्योंकि उसको बताया गया था कि इंडिया जो है गोल्डन चिड़िया है, सोने की चिड़िया है। अगर आप इस इंडिया पे कंट्रोल कर लेते हैं, जैसा अब ट्रम्प साहब ईरान पे कंट्रोल करके चीन को तेल नहीं देना चाहता है, तो उसने पूरा उसका अपना इरादा छोड़ के वापस भाग गया हो। जी। हम उम्मीद ये करते हैं पाशा साहब कि ऐसे ही अमेरिका को और इसराइल को लौटना पड़ेगा और यहाँ पर साधु की जगह जो है मुस्तफा खमैनी है क्योंकि वो भी एक धार्मिक नेता है, धार्मिक गुरु है। तो यहाँ से भी उनको ऐसे ही लौटना पड़ेगा जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो उत्तराखंड के उस साधु की बात सुनकर के लौटा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों से अपील कि आज जो बातचीत हुई है मुझे लगता है कि उतनी जानकारी किसी भी चैनल से आपको नहीं मिल सकती है जो पाशा साहब ने हमारे को दी है। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों का पर्सपेक्टिव बने कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और किस तरीके से पूरी दुनिया में ट्रंप और नेतन्याहू द्वारा महाझूठ फैलाया जा रहा है और हमारा भारत और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी उसके एक टूल के तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर पाशा जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, माननीय व्यास जी, डॉक्टर सलीम साहब।